सो वेलकम बैक। बेटा आज हम बात करेंगे ऐसे एसी सर्किट की जिसके अंदर केवल और केवल कैपेसिटर हो। सो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसी सर्किट containing resistance only, in which we have found that in case of AC circuit containing resistance only, the current and the voltage or the EMF are in the same phase। दोनों साथ साथ चल रहे थे क्योंकि जो हम इक्वेशन लेके चले थे EMF की वो थी E = E0 sin ओमेगा t, और जो हमें करंट मिला था वो मिला था I = I0 sin ओमेगा t। अब हम बात करते हैं अगर इंडक्टर की बात करें जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू हैव फाइंड दैट द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2। ठीक है, करंट कितना लैग कर रहा था EMF से? π/2 फेज एंगल से। और उसके लिए जो हमने इक्वेशंस देखी थी वो इक्वेशंस थी E = E0 sin ओमेगा t अगर अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग EMF हो तो जो करंट हमें मिलेगा वो मिलेगा I = I0 sin ओमेगा t माइनस π/2। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगी इन केस ऑफ इंडक्टर। कैसे आएगा? मैथमेटिकल प्रूफ पूरा, फेजर डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ऐसे एसी सर्किट्स की जिसमें केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ हो। सो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर्स ओनली। तो सबसे पहले कि जो इसका सर्किट डायग्राम होगा वो मैं यहाँ बना देता हूँ राइट साइड। सर्किट डायग्राम में एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेते हैं, और ये कोई एसी सोर्स जो E = E0 sin ओमेगा t, E = E0 sin ओमेगा t, which is the applied alternating EMF, and the capacitance of this capacitor is say C. This is a circuit diagram. So this is circuit. अब अगर हम देखिए, मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि पहले मैं इसका फेजर और ग्राफिकल बना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एक साथ करेंगे, ठीक है, समझा देंगे इसके साथ में। तो अगर मैं इसका फेज़र बनाऊं तो फेज़र डायग्राम में आप सपोज कीजिए दिस इज़ E0, दिस एंगल इज़ ओमेगा t। तो हम जानते हैं, यहाँ आप देखेंगे दैट इन केस ऑफ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली द करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2। करंट लीड करेगा ऐसा हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर EMF यहाँ है तो करंट लीड करने का मतलब है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए आपने उसको रिप्रेजेंट किया ऐसे, और इसको आपने मान लिया I0, दिस इज I0, दिस इज E0। ठीक है, सो दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज π/2, दिस इज। ठीक है, अब अगर मैं इसको वैसे देखूं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर I, एंड ये जो है दिस इज़ फॉर E, दिस इज़ फॉर E। सो यू हैव I एंड E, यू कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे इस ग्राफिकल यानी फेजर डायग्राम के में हम देख पा रहे हैं कि जो करंट है वो हमारा EMF से आगे चल रहा है। सो दिस इज अ फेजर। ठीक है, अब फेजर के बाद अगर हम इसी चीज़ को ग्राफिकली देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं। सपोज कीजिए हेयर यू हैव ओमेगा t, हेयर यू हैव E और I। सबसे पहले जो अप्लाइड EMF है जिसे हम E = E0 sin ओमेगा t लेंगे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए जो फिगर जैसे पहले हमने बनाई है
रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस और इंडक्टर के केस में बिल्कुल वैसी ही आएगी. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इक्वेशन E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ करंट इज लीडिंग द EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2. तो करंट लीड कर रहा है EMF से. जब करंट लीड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि करंट हमें ऊपर से स्टार्ट करना है. ये बात समझ लीजिएगा. पिछले कॉन्सेप्ट में जहां आपने इंडक्टर पढ़ा था वहां पर करंट लैग कर रहा था बाया फेज एंगल ऑफ π/2. तो हमने उसे नीचे से स्टार्ट किया था. अब इस सिचुएशन में क्या है कि EMF और करंट में अगर हम फेज रिलेशन देखें तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पर करंट लीड करेगा बाय फेज एंगल ऑफ π/2. तो जो चीज़ लीड करेगी तो ऊपर से स्टार्ट होगी, याद रखना. यानी करंट हमारा आगे चल रहा है. इसकी वैल्यू कम है, यहाँ उसकी वैल्यू मैक्सिमम है. तो करंट के लिए अगर मैं ग्राफ बना दूँ तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा. दैट विल बी लाइक दिस. So this is for current I. So I और E को यहाँ पे आपने ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर दिया है और ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो ये मैंने सर्किट डायग्राम, फेजर और साथ में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीनों चीज़ों को सबसे पहले आपको बना के दिखा दिया है ताकि जब हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ आए, ये चीज़ समझ आए कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं, किस किस के बीच का हम फेज रिलेशन निकालने जा रहे हैं. तो फेज रिलेशन तो ऑब्वियसली EMF और करंट के बीच का ही है. और इस सिचुएशन में अब हम मैथमेटिकली ये साबित और करेंगे कि करंट जो है EMF से क्या कर रहा है? आगे चल रहा है बाय फेज एंगल ऑफ π/2. इस चीज़ को मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है. इसके लिए जैसे हमने पीछे भी किया है, पहले भी किया है, तो हम मान के चलेंगे कि अप्लाइड EMF, लेट अप्लाइड EMF बी. जो अप्लाइड EMF होगी वो क्या होगी? सो इट इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर. मान लेते हैं अप्लाइड EMF को हमने E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया. जब अप्लाइड EMF को E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से आप रिप्रेजेंट करोगे तो हम कह सकते हैं जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कैपेसिटर से जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी प्लेट्स पर चार्ज आने लगेगा. क्या आने लगेगा? चार्ज. यहाँ हमने करंट फ्लो कराया, प्लेट्स पे चार्ज आने लगा. जब कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आएगा तो उसके प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा ना. ठीक है. सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सर्किट थ्रू कैपेसिटर, चार्ज will accumulate on its plates, which further produces electric field between the plates or further produces potential difference between plates. वो क्या करेगा? प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देगा. अब जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है वो होगा कितना? दैट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू Q/C. क्योंकि देखिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, तो इस पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा दैट इज Q/C. ठीक है, ये हमने मान लिया. अब देखो सर्किट में कैपेसिटर के अलावा कुछ और नहीं है. ठीक है, सर्किट में कैपेसिटर के अलावा कुछ और नहीं है. तो जो भी हम अप्लाइड पोटेंशियल दे रहे हैं इस सोर्स से,
वो पूरा का पूरा कहाँ यूज होना चाहिए? दैट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं, हर इंस्टेंट पर अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप अक्रॉस द पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, सो एट एवरी इंस्टेंट applied EMF should be equals to V, that is E must be equals to V। अब E कितना था भाई, पहली क्वेश्चन को यूज कर लीजिए, और E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू V इज हाउ मच, Q ओवर C। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, C E नॉट साइन ओमेगा टी। सो और Q इज इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसे कह दीजिए सेट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपने Q के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमने चार्ज जो आया Q इज इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी कैसे मिला, ये आपको क्लियर है। अब हम जानते हैं इफ I इज द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट, देन बाय डेफिनेशन I होता क्या है, dQ ओवर dt। ठीक है, सो इफ I be the instantaneous current in the circuit, then क्या होगा, I इक्वल्स टू Q बाई टी। I क्या होता है, Q बाई टी होता है। अब देखो भाई Q हमारे पास है, ठीक है, और दिस विल बी इक्वल्स टू C E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर टी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C E नॉट साइन ओमेगा टी टू टी। वैसे इसको हमें I इक्वल्स टू, जब प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये होता है आपका dQ ओवर dt। ऐसे यहाँ कर देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी आपको समझने के लिए, dQ ओवर dt। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर Q की वैल्यू में लगा दूँ तो दिस इज ddt ऑफ, ऐसे समझिए, ddt ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी आपको मिल गया। ये मिला, ओके। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमें इस रिलेशन को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी, यू नो दैट इट इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो देखो अब क्या करेंगे, सो और यू हैव I is equals to C E naught, this is ddt of sin omega t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और C E naught cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, और I इज इक्वल्स टू E नॉट ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी, से नीचे ले आओ, दिस इज कॉस ओमेगा टी। लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए कि कॉस के आने से हमारी बात नहीं बनने वाली, तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान भी रखना है। मैंने आपको PDF में प्रोवाइड भी किया है कि यहाँ स्टार भी लगाया है बाकायदा। ये इसलिए लगाया है कि हमें ये ध्यान रहे कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, विच फार्मूला वी हैव टू अप्लाई हेयर। देखिए कॉस ओमेगा टी को अगर हम साइन में बदलेंगे तो सबके दिमाग में आता है भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। लेकिन इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम वो लगा देते हैं फॉर्मूला तो यहाँ पर हमको एक्सप्रेशन के साथ एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम उस फॉर्मूले को यहाँ लगाने से बचें, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन आएगा तो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से जब आप इसे कंपेयर करेंगे देन कंपैरिजन करने में आपको दिक्कत होगी, वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इस वजह से उस नेगेटिव से बचने के लिए हम कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। सो इसको हमें क्या लिखना है, E नॉट ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आपने लिखा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास मिला ना। फॉर मैक्सिमम करंट जैसे हमने पहले किया था, फॉर मैक्सिमम करंट क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके लिए आई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई नॉट इज टू ई नॉट ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखो क्या करें, इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दीजिए। सेट इज इक्वेशन नंबर, आई थिंक इट इज सेकंड ना, तो इसे सेकंड कह दीजिए और इसे आप थर्ड कह दीजिए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सेकंड हमें क्या दे देगी, इक्वेशन सेकंड विल नाउ बिकम्स एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर आगे पीछे हो रहे हो तो आप लोग रीअरेंज कर लेना, ठीक है। मैंने वो रब कर दिया, मुझे नहीं पता कि क्या इक्वेशन नंबर दिए थे वहाँ पे। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये रिलेशन हमको मिल गया। और लेकिन मैं सबसे पहली इक्वेशन को मुझे पता है, सबसे पहली इक्वेशन मेरी क्या थी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन वाज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड द लास्ट इक्वेशन यू हैव रिसीव्ड हियर इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये इसका फेज एंगल है, ठीक है। और जो हमारी जनरल इक्वेशन थी पहली वो थी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे साइन ओमेगा टी के साथ क्या जुड़ गया, पाई बाई 2 एडअप हो गया। जब पाई बाई 2 एडअप हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट करंट इज लीडिंग अहेड ऑफ द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे चल रहा है ईएमएफ से, ठीक है। और यही चीज हमने यहाँ पे आपको फेजर में बताई कि करंट इज लीडिंग अहेड ऑफ द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। सो यू मे राइट from equation first and fourth. So from equation first and fourth, what you have, क्या आउटकम है इसका, इसका आउटकम है करंट लीड्स द ईएमएफ और द वोल्टेज बाय a phase angle ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। ये इसका आउटकम है, कंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन बात अब यही पूरी नहीं हुई है, अभी हमको एक बात और करनी है कि करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2 इन अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां से हमें कुछ और आउटकम्स भी चाहिए। उन आउटकम्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सो नाउ सॉरी, मैं इसे बाद में मिटाना चाहूंगा। ये था आई नॉट। सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद ओम्स लॉ, विद ओम्स लॉ। अगर हम थर्ड इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करें, क्या v इक्वल टू आई आर से कंपेयर करें, तो i इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर। सो 1 अपॉन ओमेगा सी हैव the dimensions of resistance। क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी की डायमेंशन क्या आएंगी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन आएंगी, और उसे हम क्या बोल देते हैं, एंड इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्योंकि कैपेसिटर केस है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय XC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो यू हैव XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये आपको मिल जा रहा है, XC इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा सी। और देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिलने जा रहा है। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि अगर मैं ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख दूं, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी which can be written as 2 pi nu, or you may write here also XC is equals to 1 over 2 pi nu c। ये आपको मिल गया, लिख सकते हैं ना, यहाँ तक आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
फ्रीक्वेंसी। और जब ये भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। वो रिजल्ट्स क्या मिलते हैं जरा देख लेते हैं। जरा बात करते हैं पहले फॉर डीसी की। फॉर डीसी, डीसी का मतलब डीसी सर्किट्स की। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? दैट विल बी 0। फ्रीक्वेंसी इज 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये हमारी इक्वेशन आई थिंक 5th है। तो 5th इक्वेशन में अगर मैं न्यू की जगह 0 लगा दूं तो क्या मिलेगा? तो इक्वेशन 5th विल इम्प्लाइज दैट XC इज इक्वल्स टू 1/0 विच इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो डीसी के लिए कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो कितना हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। और देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? क्या वो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा? एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है? एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या वो अपने अंदर से करंट को पास होने देती है? नहीं। इसी तरीके से जब कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। किसके लिए हो गया? डीसी के लिए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी को पास नहीं होने देगा। तो यहां से क्या आउटकम आया? हैंस कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ठीक है। अब अगर हम एसी को देखें तो फॉर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, भाई फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, इंडिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है। और जो आपका कैपेसिटेंस है, या पूरी इक्वेशन लिख दीजिए 2 पाई न्यू C। ठीक है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपको फाइनाइट मिल जाएगी विच इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर पूरी तरीके से डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी कंप्लीटली बट अलाउज द एसी टू पास थ्रू, लेकिन एसी को अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है। ये यहां से कंक्लूजन आया। अब देखो एक बात और बता दूं मैं लास्टली, वो ये कि अगर हमने ये कहा कि XC क्या है हमारा? XC हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब हो गया एक तरीके से कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। और मैंने अभी पीछे लिखा भी था, इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ से जो कंपेयर किया था तो बड़ी आसानी से कह दिया कि XC की डायमेंशन किसकी है? 1/ωc की रेजिस्टेंस की। मीन्स हमें ये साबित कर देना चाहिए कि XC की डायमेंशन ओम आएंगी। XC का जो रेजिस्टेंस है वो ओम का आएगा। ठीक है। तो इस पार्ट को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि भाई कैसे हम इसका रेजिस्टेंस, लास्ट टाइम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। XC जो यूनिट है इसकी, सो यूनिट ऑफ XC फॉर्मूला हमारा यही है 1/ωc या 1/2 पाई न्यू C। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जो न्यू लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है। यहाँ नीचे क्या जाएगा? ये सेकेंड इनवर्स। ठीक है। यानी 1/2 एक तरीके से, ये 1/2। अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फैरेड। यहाँ क्या आएगा? फैरेड। ठीक है। और इनटू में ये 1/2 इंटू फैरेड। ठीक है। और अगर हम फैरेड को फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर लें तो सिंप्लीफाई, देखो चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि C क्या होता है? कैपेसिटर। Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फैरेड को बदल लें तो देखो क्या मिलने जा रहा है। सो यू हैव एज Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहाँ से C कितना जाता है? Q/V। Q क्या होता है भाई? कूलाम। और V क्या होता है? वोल्ट। कूलाम इंटू वोल्ट। ठीक है। तो अब फेरेड को किस में बदलें? कूलाम अपॉन वोल्ट में। ठीक है। फिर कूलाम को किस में बदलेंगे? कूलाम को बदलेंगे किस में? Q इक्वल टू क्या होता है? IT, करंट इंटू टाइम में। तो एम्पियर यहाँ आएगा, टाइम यहाँ है, एम्पियर यहाँ आएगा, सेकेंड यहाँ आएगा। ठीक है। और अपॉन वोल्ट क्या आ गया? एम्पियर सेकेंड अपॉन वोल्ट। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद एम्पियर सेकेंड अपॉन वोल्ट। ये मिल गया ना। Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q/V लगाया,
ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है, ये कूलाम है, कूलाम अपॉन वोल्ट आ गया। कूलाम को Q इक्वल्स टू IT से, Q इक्वल्स टू IT से हमने एम्पियर करंट की यूनिट, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड अपॉन वोल्ट लिख दिया। तो इसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो देखो क्या मिल जाएगा, XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड। तो मैंने इसको छेड़ नहीं रहा, ऐसे ही रहने दिया आपको ताकि आसानी रहे। और जो फेरेड था उसको मैंने चेंज कर लिया किसमें? एम्पियर सेकेंड अपॉन वोल्ट में, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड को बड़े आसानी से काट सकते हो। ये बराबर हो जाता है किसके? वोल्ट ओवर एम्पियर के। और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है? R इक्वल्स टू V अपॉन I या V इक्वल्स टू IR। तो ये क्या आ गया? ओम। In this way you have proved that the unit for inductive capacitance, inductive resistance or inductive reactance as well as capacitive reactance is the same, which is the ohm. Thank you.